हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीआईएएस। जो आप जानते हैं हमारी जो सीरीज चल रही है यूपी स्पेशल, उसका 6 लेक्चर है ये। आज हम फिर से वही 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ वाराणसी इन ट्रांसमिशन ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज अक्रॉस एशिया। कि वाराणसी की रोल ऑफ वाराणसी इन ट्रांसमिशन ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडियाज। आपको सबको पता है, जैसे हमने पहले भी जो कई क्वेश्चंस थे, जो यूपी की जो जनरली सिटीज है वो हमेशा ट्रेडिशनली, रिलीजियसली और आर्किटेक्चरली और फिलोसॉफिकली वो इम्पोर्टेंट रही है। इसमें आप वाराणसी हो गई, इलाहाबाद हो गई, आगरा, मथुरा, है ना, कन्नौज, ये सारी सिटीज हैं जो एंशियंट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। यहाँ पर रिलीजियस स्कूल्स डेवलप हुए हैं, फिलोसफिकल स्कूल डेवलप हुए हैं। तो इनका रोल रहा होगा उनको स्प्रेड करने में और जो जो सारी जो नॉलेज थी उनको कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करते रहे टू द जनरेशन टू जनरेशन। सो एज वी ऑल नो दैट वाराणसी वाज द एंशिएंट सिटी, है ना। और इट वन ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज. It has historically served as a spiritual and intellectual capital of India, that we have already discussed in previous videos, that it was a spiritual and intellectual capital, है ना. Its contribution spans multiple religious and philosophies influencing region far beyond the Indian subcontinent. Definitely, I mean, if Buddhism जो यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया में अगर थ्राइव हुआ है, वहां की जाके स्प्रेड हुआ, श्रीलंका में स्प्रेड हुआ, तो ये वहां से निकल के जो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट था उसमें गया है। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा। अब जहां तक बात फिलोसफीज की आती है, रिलीजन, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो हिंदू रिलीजन के जो कई सेक्ट्स हैं, शैविज्म, भागवतिज्म एंड शक्तिज्म, वैष्णविज्म, ये सेक्ट्स हैं। सिमिलरली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये यहाँ से मैसेजेस बाहर गए हैं। अब जहां पर हम हिंदू फिलोसफी की बात करते हैं, सबसे पहले आपको है ना फिलोसफीज पता होनी चाहिए। जो 6 फिलोसफीज है, न्याय, मीमांसा, वेदांता एंड वैशेषिका, योगा, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये फिलोसफीज, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना, सांख्य क्या था। तो अब जहां पर हिंदी फिलोसफी लर्निंग की, इट वाज अ सेंटर ऑफ मीमांसा, न्याय एंड वेदांता स्कूल, पर्टिकुलर ड्यूरिंग द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। यस, क्योंकि यहाँ पर ये जो हिंदू फिलोसफी से थ्राइव हुई, यहाँ से डेवलप हुई है। सिमिलरली देखो, जो ये वाराणसी, यहाँ पर आश्रम्स, पाठशालास, तो ये डेवलप हुई है। यहाँ पर गुरुकुल स्टेब्लिश हुए, तो दैट अट्रैक्टेड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रीजनल और टू द अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से, अलग अलग किंगडम से, उस वक्त किंगडम्स मान लीजिए। और फिलोसोफर सच एज गार्गी, याज्ञवल्क्य एंड उदयनाचार्य वर एसोसिएटेड to scholars to the cities, तो इस सिटी से गार्गी भी, एज वी ऑल नो, याज्ञवल्क्य की स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेवलपमेंट ऑफ रिचुअलिज्म, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ शब्द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, जो हिंदू रिलीजन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, तो ये यहाँ पे डेवलप हुआ, शेप हुआ। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस दैट वी, सारनाथ धम्मचक्र प्रवर्तन, फर्स्ट सरमन बुद्धा ने यहाँ दिया था, ये ऑलरेडी डिस्कस। became the major Buddhist monastic and education center. Yes, ये बहुत ज्यादा एजुकेशन, बड़ा एजुकेशन सेंटर रहा है। यहाँ पर फिलोसॉफीज, मेडिकल, है ना, मेडिकल एजुकेशन तो यहाँ पर रहे हैं। इन्फ्लुएंस चाइनीज, बर्मीज, श्रीलंकन मोनाक्स। आप ये देख लीजिए कि वेनसांग, इत्सिंग एंड फायन, दे केम हियर। ये नेक्स्ट इसमें वेनसांग, फायन, दे केम हियर एंड दे कलेक्टेड द बुद्धा की टीचिंग्स दे रिसीव्ड हियर। सिंक्रेटिज्म, अदर ट्रेडिशन, मैंने पहले डिस्कस किया है, जैना, शैविज्म एंड तांत्रिक फिलोसफी। तांत्रिक फिलोसफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से तंत्र वाज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो मेटाफिजिकल एक्टिविटीज होते थे, जिसमें अलग के जिससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाना, या फिर कि एक आदमी है तो तंत्र से वो कुछ काम कर सकता है, वो उससे नॉलेज प्राप्त हो गई। और इसके कई जब फीचर्स भी हैं कि मांस, मदिरा, है ना, मैथुन, ये चीजें इसके इसके फीचर्स रहते हैं तांत्रिक फिलोसफीज के, कि एक नेक्टर में बिलीव करना। तो ये, और एक होता है कि यहाँ पे तांत्रिक में एक गुरु होता है, एक चेला होता है,
वैसे भी कि मंत्र से उच्चारण करते करते आप यू बिकम लाइक सम अदर पर्सन। सो तांत्रिक फिलोसॉफी की थी। भक्ति सूफी कन्वर्जेंस, यस। इमेज एज अ सिंबल ऑफ रिलीजियस प्लुरलिज्म, कि बहुत ज्यादा रिलीजन यहाँ पर डेवलप किए हैं, थ्राइव कर रहे हैं। एंड होस्टिंग टेम्पल्स, मॉस्क, मठ्स, आप देखिए ना वाराणसी का जो टेम्पल, उसके पास में ही एक मॉस्क आपको मिल जाएगी। मॉडर्न कंटिन्यूटीज की बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, मदन मोहन मालवीय द्वारा, मदन मोहन मालवीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज रहा है। आज भी कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आईआईटी भी है। वाराणसी में की साइट फॉर द ग्लोबल पिलग्रिमेज, लोग आते हैं, विदेश से आते हैं, हर जगह से आते हैं, इवन लोकल भी लोग आते हैं। तीर्थ यात्रा में बहुत बड़ा इसका योगदान है। तो लोग आते हैं वहां पे, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म, ट्रेडिशनल लर्निंग के लिए। तो यहाँ पर मठ स्थापित है। देखो, कंटिन्यूज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल डिस्कोर्स इन इंडियन स्पिरिचुअलिटी, योगा, फिलोसफी, यहाँ से वाराणसी से स्टिल कंटिन्यू, seen as the bridge between the scriptural tradition and living practice across India. Yes. Next question. Discuss the significance of Bundelkhand in freedom struggle with special reference to grassroots resistance. Yes, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत सारे रीजन्स है, जैसे बुंदेलखंड हो गए, अवध हो गए, भोजपुर रीजन हो गए, बदोही हो गया, है ना, और गंगा के किनारे वाला और नेपाल वाला तराई रीजन है। तो इन रीजन्स के बारे में आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना होगा, उनके आर्ट एंड कल्चर, उनके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये सब के बारे में थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पे बात होती है कि सिग्निफिकेंस ऑफ बुंदेलखंड रीजन। अब बुंदेलखंड रीजन आप मैप बना के पहले शो कर दीजिए, ठीक है, झांसी अलग अलग रीजन है ना। तो पहला ये कि अब यहाँ पर बुंदेलखंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल लाइज बिटवीन द फियर्स ग्रासरूट्स रेजिस्टेंस, पीजेंट अपराइजिंग, रिवोल्यूशनरी सिंबलिज्म, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड नेग्लेक्ट। जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, यहाँ पे पीजेंट अपराइजिंग हुई है और लीडर्स डेवलप हुए थे, तो रिवोल्यूशन स्टार्ट और ग्रास रूट पे ही ये सारे रेजिस्टेंस दिखाने लगे। अब यहाँ तक जहाँ की बात होती है, तो अगर अपन इसको क्रोनोलॉजिकल देखते हैं तो 1857 रिवोल्ट की बात होती है। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी बिकम द नेशनल आइकन। आज भी हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी अपन वीमेंस को मोटिवेट करना हो तो सबसे पहला एग्जांपल ही रानी लक्ष्मीबाई का जाता है, उनके वैलर का, उनके ब्रेवरी का। एंड शी वाज नॉट लिमिटेड, शी हैड विजन दैट कि उन्होंने अलायंस बना सके, ताते टॉपिक के साथ अलायंस बनाई उन्होंने, हर किसी को रीच आउट करने की कोशिश की, लोकल जो इश्यूज थे उनको डिस्कस किया लोगों के साथ, है ना। तो ये बैटल्स इन झांसी, कालपी, बांदा वर द की एपिसोड द रेबेलियन ऑफ दिस रीजन। यस, दुनिया भर वहां पर बैटल्स हुई थी, बांदा, कालपी एंड कालपी। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि सांगा की डेथ कालपी में हुई थी। तो ये आपको इट्स वन ऑफ द, मतलब प्रीलिम्स का भी आ जाए तो दैट यू कैन। सिमिलरली पोस्ट 1857 पीएन मोबिलाइजेशन वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अगेंस्ट द लैंड एंड रेवेन्यू पॉलिसीज। जो ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसीज थी, जो दे वर वेरी टैक्सिंग वेरी हाई, है ना, और फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शंस थे, ड्रॉट होता था, और दे नॉट इन्वेस्टमेंट नहीं था एग्रीकल्चर में, वेलफेयर इकोनॉमी नहीं थी, आई मीन। तो इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुई थी, दे स्टार्टेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट देम। विलेजेस इन हमीरपुर, जलौन, चित्रकूट रजिस्टर्ड फोर्स लेबर, और ये फोर्स लेबर आपको सीडीएम में भी देखने को मिलता है। जमींदार्स एंड टेनेंट्स क्लैश्ड फ्रीक्वेंटली। एक वो होता है, इसको ट्राई क्या बोलते हैं, यहाँ जमींदार्स, मनी लैंडर्स एंड कॉलोनियल, मानो ये पीजेंट हो गया या फिर ये ट्राइबल हो गए। सो दीज ऑल थ्री यूज टू एक्सप्लॉइट दीज, तो इसको ट्राइका बोलते हैं, TROIK, है ना। कांग्रेस एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स, यस, बुंदेल के प्रजामंडल मूवमेंट एफिलिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैंपेन फॉर द राइट ऑफ टेनेंट्स एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। यस, जो रीजंस थे ना, उनमें पॉलिटिकल अवेकनिंग में प्रजामंडल मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रजामंडल मूवमेंट, आई मीन, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, वहां पे डेमोक्रेसी और राइट्स, लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको करने के लिए, उसको इग्नाइट करने के लिए प्रजामंडल मूवमेंट हुए थे। तो अब हर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां पे अलग अलग लीडर्स आए,
अगर आप जैसे एग्जांपल की जमनालाल बजाज रहे ऑल बी अदर्स मूवमेंट्स इन प्रिंसेस स्टेट लाइक दातिया और हेल्प पॉपुलेशन लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट फेडरल ऑपरेशन। यस, और वहां पे जो लैंड रेवेन्यू था उसको भी कम किया गया। तो ये जो प्रजामंडल मूवमेंट, आई मीन that UPSC and UP specific, they have not asked the question related to the Prajamandal movement. So you have to read the Prajamandal movement. I mean, इस देखो arguments you have that will be similar कि वही लैंड रेवेन्यू का सिस्टम का इशू होना, वही लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना, इकोनॉमिक इश्यूज होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, ये चीजें ठीक है। फोक रेजिस्टेंस अवेयरनेस, उनके लोगों के गाने गाए जाते हैं, उनके डिवोशनल सॉन्ग्स है, ओरल एपिक्स है, उनके बारे में बताया जाता है ना, प्लेज होते हैं। वुमेन प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन मैसेजिंग द शेल्टरिंग द रिवोल्यूशनरीज एंड सोशल रिफॉर्म इनिशिएटिव्स। यस, विमेन के द्वारा ये मैसेज पहुंचाया जाता था गांव गांव तक, है ना, और कम्युनिकेशन के वो जरिया थे, तो इससे बहुत ज्यादा आई मीन कनेक्शंस बढ़ा, और जो मूवमेंट्स होते थे तो वो टाइमली हो पाए। तो बुंदेलखंड symbolizes the rural agency, grassroots activism and heroic resistance, even in the absence of elite leadership. Yes, you will. Okay, I mean आपको इतने बड़े लीडर्स आपको नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट होता है वहां पर नहीं मिलते। आई मीन झांसी की रानी, फिर भी स्टिल जो लोकल लेवल पे जो लीडरशिप उनको मिलती थी उससे काफी ज्यादा वो एक्टिव रोल प्ले किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ फोर्ट आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम एंशियंट टू मुगल पीरियड। जो फोर्ट आर्किटेक्चर है उसका इवोल्यूशन हमें इसमें पता करना है कि फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू मुगल पीरियड। देखो फोर्ट आर्किटेक्चर हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आर्किटेक्चर पे आता ही है। कभी फोर्ट आर्किटेक्चर आ जाए, कभी स्तूप आ जाए, है ना, कभी टेम्पल आर्किटेक्चर आ जाए, तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए। थोड़े से एग्जांपल्स आपको दे दो, जैसे लोकल भी हो सकते हैं, आगरा वाला फोर्ट भी हो सकता है ना, अदर सिमिलर अदर फोर्ट्स। तो ये ताजमहल है, तो इनके फीचर्स हल्के से पता होने चाहिए ताकि आपको यू विल हैव पॉइंट्स टू राइट। तो ठीक है, तो फोर्ट आर्किटेक्चर इन उत्तर प्रदेश रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स। यस, जिस तरीके से जो नए रूलर्स आएंगे उस हिसाब से उनके पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होंगे। मिलिट्री इनोवेशन, यस, आई मीन मिलिट्री इनोवेशन मतलब इफ कैनन यूज तो उनकी दीवार से मजबूत होनी चाहिए। एस्थेटिक वैल्यू मतलब सुंदरता दिखाना, स्काईलाइन फीचर होता है, अपराइज प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कार्विंग्स होती है, तो एस्थेटिक वैल्यूज और आई मीन दैट जो स्टोन्स यूज होते हैं, रेड स्टोन, मार्बल्स एंड अदर्स, तो उससे उनकी सुंदरता बढ़ती है। एंशिएंट पीरियड, प्री गुप्ता एंड गुप्ता। तो कुछ सिमिलरली सबसे पहले की बात ये हमें ये डिस्कस करना होगा कि आप जब भी कभी भी कोई भी स्तूपा पढ़ोगे, आप चैत्यास पढ़ोगे, तो वहां पर पता चलता है कि बहुत सारी चीज वहां पे वुड से बनी होती थी, टिम्बर से बनी होती थी, ब्रिक से बनी होती थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो पत्थर स्टोन से वो ज्यादा यूज हुए थे, है ना। तो अर्ली फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मड, टिम्बर एंड ब्रिक। एग्जाम्पल कौशाम्बी एंड आई छत्रा यहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन हैड मोट्स, रैम्पार्ट, बड़े बड़े प्रसाद होते, राज प्रसाद होते थे, रैम्पार्ट्स होते थे। गुप्ता एरा स्ट्रक्चर शोड अ ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिक बिल्ट सिटाडेल्स टू रिलीजियस मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर नेचर फॉर्म चेंज होने लग गए, ठीक है। अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करते हैं, तो फोर्ट्स बिकम द कॉम्प्लेक्स विद स्टोन वॉल्स, वॉच टावर्स, घंटाघर होता था, एंड रेक्टेंगुलर डिजाइन, एक ऐसा होता था, यहाँ पर घंटाघर हो गया, है ना, गेट्स होते थे, बड़े बड़े लॉफ्टी गेट्स होते थे, बड़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी, क्योंकि प्रोटेक्ट करना था, अटैक से प्रोटेक्ट करना था, कुंड होता था, तो ये सारी चीजें होती थी इसको। और जो फोर्ट्स होते थे वो बड़े वो होते थे, उसमें क्या होता था, अंदर ही सिटीज, रैम्पेट्स हो सकता था, जैसे हिंदी में बोलते हैं तो राज प्रसाद रहते थे, आई मीन बड़ा एरिया होता था, तो उसी के अंदर टेम्पल्स होना, स्कूल्स होना, मठ्स होना, ये सब चीजें एक तरीके से गांव की चीजें जो एक लाइफ चलती हो वैसा होता था। कन्नौज एंड कालिंजर फोर्ट ग्रू इन द प्रोमिनेंस अंडर द रीजनल डायनेस्टीज। यस, तो धीरे धीरे जो भी रीजनल डायनेस्टीज रही है वो भी अपने हिसाब से फोर्ट्स डेवलप करिए, फोर्ट्स बनाए। इंटीग्रेशन ऑफ टेम्पल्स विद इन फोर्ट्स, ये मैंने आपको पहले बताया कि मर्जिंग द रिलीजन विद द स्टेट, है ना। दिल्ली सल्तनत की बात जहां तक आती है, तो वहां की इनका फोर्ट्स का बात कही जाए तो इनके आर्किटेक्चर में देखो डॉम्स होना, ठीक है, रेड सैंडस्टोन यूज करना, मिनरेट्स होना, मोर्टार, लाइम मोर्टार यूज होना, और
गेट्स होना, लॉफ्टी गेट्स होना, बड़े बड़े गेट्स होना, जो स्टोन्स है वो अलग, पीटर डोरा, व्हाइट मार्बल, है ना, ये ऐसे यूज होना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रू आर्चेस, आर्च होना, यस ये। इससे क्या होता था कि आर्च से स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती थी। आप ये सरफेस एरिया ज्यादा कवर कर सकता है आर्च। अगर कोई चीज सीधी खड़ी है ना, फॉर एग्जाम्पल जहां से यहाँ देखते ये सीधी खड़ी, तो ये इसी को ही उठा पाएगा। लेकिन सिमिलरली जब ये आर्च फॉर्म में आ गया तो वजन यहां से यहां तक, तो पूरा वजन ही उठाने की स्थिति में रहता है। तो ये आर्च फॉर्म के इस तरीके से एक्सप्लेन होने की बात हुई। फोर्ट्स एट जौनपुर शाही किला, इटावा शोज द इस्लामिक इन्फ्लुएंस कंबाइंड विद द लोकल क्राफ्ट्समैनशिप। क्योंकि जो क्राफ्ट्समैन थे दे वर लोकल ओनली, तो वो उनके जो लोकल फीचर्स थे वो उसमें इंप्लीमेंटेड थे, उसमें उन्होंने लिए हैं। फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द रिवर्स, यस, ट्रेड रूट्स पे, इन पे। और ये सोचो ना, सराइज डेवलप हुई है अलग अलग छोटे छोटे रूट्स पे। तो वैसे अगर हम मुगल पीरियड की बात करते हैं तो आगरा फोर्ट, अकबर, मैसिव वाज डेकोरेटिव पेविलियंस, शिफ्ट टुवर्ड्स इंडो इस्लामिक इंपीरियल ग्रैंड्योर है। आई मीन अब देखो स्काईलाइन फीचर, आपको ऐसा लगता है कि ये स्काई को छू रहा है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे मीनार्स रहते हैं, ऊंचे ऊंचे डोम्स रहते हैं। Allahabad Fort, built by Akbar, confluence of Ganga Jamuna, included the royal quarters and arsenal. फतेहपुर सीकरी पूरा ही, बुलंद दरवाजा, दिल्ली द डिफेंस सेरेमनी, है ना, गुजरात की विजय के बाद में। एम्फेसिस ऑन एस्थेटिक हार्मनी, वाटर सिस्टम एंड सिमेट्रिक लेआउट, आपको जो इंजीनियरिंग है वो प्रॉपर दिखेगी। फोर्ट्स रिमेन द यूपीज की यूपीज आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी, सर्विंग एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड सिंबल। बहुत अच्छा ये कंक्लूजन है कि किस तरीके से फोर्ट टूरिज्म को, है ना, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है और कल्चर को अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा है। कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आप फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट एंड ताजमहल का आप इनका एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द जौनपुर एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड आर्किटेक्चर अंडर शर्की डायनेस्टी। जो जौनपुर है तो वहां पे जो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लर्निंग एंड आर्किटेक्चरल में, तो हम जब ये देखते हैं तो सबसे पहले शर्की डायनेस्टी, इसका हम पीरियड का पता करते हैं, है ना। तो जैसे शर्की डायनेस्टी, ट्रांसफॉर्म जौनपुर इनटू रीजनल कैपिटल ऑफ इंटेंस आर्किटेक्चर इनोवेशन, इस्लामिक स्कॉलरशिप एंड कल्चरल सिंक्रेटिज्म। तो वन सेकेंड, यस, कि सर ट्रांसफॉर्म द जौनपुर इनटू दिस रीजनल कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ इमेंस आर्किटेक्चर इनोवेशन, इस्लामिक स्कॉलरशिप एंड कल्चरल सिंक्रेटिज्म। तो यहां तक की बात होती है कि जैसे हम लोग ये देखते हैं, अब शर्की डायनेस्टी के बारे में होगा। अब पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, मलिक सरावर खान कि किसने एस्टेब्लिश किया ये हमको पता होना चाहिए कि फॉर्मर स्लेव ऑफ फिरोज शाह तुगलक maintained autonomy during the awakening of Delhi Sultanate, later annexed by Lodis, known as Shiraz of East। अब शिराज सिटी है ईरान में और ये बहुत कल्चरली रिच है, हम कल्चरली आर्किटेक्चरली बहुत रिच है, वहां अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर्स है। अब यहां तक जैसे मैं अब बात करता हूं कि कुछ तो जैसे जौनपुर है, इस्लामिक इन्फ्लुएंस तो है, साथ में लोकल इन्फ्लुएंस भी है। जो उसका आर्किटेक्चर है उस पे, लर्निंग की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग ये बात करते हैं, है ना, तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर में ऐसा है कि जो दिल्ली सल्तनत के जो भी सारे फीचर्स है वो उसमें बिल्कुल नहीं। काफी देखो डोम्स तो है, लेकिन यहाँ पर ना मीनार्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ मीनार्स, या मीनार्स नहीं है, और टेपर्ड है पूरा, रेड सैंडस्टोन यूज हुआ है, हिंदू मोटिव्स यूज होते हैं, तो ये सारी चीज हिंदू फीचर्स भी यूज हुए हैं। तो
इस वजह से ये तो इनके बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिए कि जौनपुर स्टाइल उसको बोलते हैं कि अतला मस्जिद, हाई आर्चेस, बड़े मेहराब, बोल्ड पिलर्स, जामी मस्जिद, ब्लेंड ऑफ इस्लामिक हिंदू मोटिव्स, स्पेशियस कोर्टयार्ड्स, लाल दरवाजा मॉस्क, कॉम्पैक्ट ऑफ रिचली डेकोरेटेड प्लेयर हॉल, आर्किटेक्चर फीचर्स मैसिव पाइल्स, टेपरिंग टरेट्स है। अब लर्निंग की बात होती है तो होम फॉर मदरसा, सूफी खानकाज हैं, पर्शियन अरबिक लिटरेचर यहाँ पर डेवलप हुई है काफी। सर्कुलस एंकरेज इस्लामिक इन जूरिस्प्रूडेंस, थियोलॉजी एंड फिलोसफी, मतलब यहाँ पे कंपाइल हुए हैं काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो शरिया वाले हैं ना, जूरिस्प्रूडेंस की और उलेमास डिक्टेट हुए हैं, कह रहे हैं, फिलोसफी स्प्रेड हुई है और अट्रैक्टेड स्कॉलर्स, पोएट्स एंड मिस्टिक्स फ्रॉम दिल्ली, बंगाल और यहाँ पर आए, जौनपुर एक कल्चरल रिच सेंटर रहा है। Influence later Avdi architecture, urban planning, preserved through heritage conservation efforts from local pride. तो जौनपुर and under the circus stood at the political alternatives to Delhi, a crucible Indo-Islamic culture, a rare case for decentralized and patronage from North India. अब यहाँ पर ऐसा है कि उस वक्त जब दिल्ली सल्तनत वीक हो रही थी तब जाके जो अलग रीजनल आर्किटेक्चर्स है वो डेवलप हुए, जैसे पठान स्टाइल, गुजरात का स्टाइल, बांग्ला बांग्ला रूफ है ना, जिसमें शर्की स्टाइल हो गया, राजस्थान के फोर्ट्स एंड अदर्स। तो ये सब चीजें, तो जब कोई डायनेस्टी कमजोर होगी तो उसके साथ के साथ जो अलग जो रीजनल सेंटर्स है वो डेवलप हुए, तो उसमें से वन ऑफ द जौनपुर एक्सेल कर गया। नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 transform rural power dynamics in Awadh and Rohilkhand? The revolt of 1857 was not only the political rebellion, but also watershed in agrarian society, especially in the regions like Awadh and Rohilkhand, where the rural power equation underwent dramatic shift. तो वहां पे जो बहुत, एक तो एग्रेरियन सोसाइटी थी, जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल पॉलिसीज थी और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, उससे कहीं ना कहीं जो वहां के जो एग्रेरियन सोसाइटी उसको इफेक्ट हुआ, उससे दैट जो डायनामिक्स है वो चेंज हुई होगी और चेंज हुई है। पीजेंट्स की तालुकदार से चेंज हुई, तालुकदार की ब्रिटिश गवर्नमेंट से चेंज हुई। तो ये चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं अवध के, उसमें अवध में, रोहिलखंड में। रिवोल्ट से पहले देखते हैं कि डोमिनेट बाय द तालुकदार, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, तो बड़े बड़े ठाकुरदार से होते तो वही एरिस्टोक्रेसी होते हैं। इन अवध एंड रोहिला chieftains in Rohilkhand, these elites often collaborated with British, collecting land revenue, maintaining social order. इनको लॉ एंड ऑर्डर पावर थी और रेवेन्यूज कलेक्ट करने की पावर थी, और वो आई मीन दे यूज्ड टू कंट्रोल दिस रीजन ट्रेडिशनली ना, तो ब्रिटिशर्स ने उसको उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया गया। And discontent brewed among the dispossessed peasants, sepoys and smaller landholders. I mean, जब कोई जो लैंड होल्डर्स टाइमली अपना जो लैंड रेवेन्यू है वो सबमिट नहीं करता, तो उसके बाद में जो उनकी लैंड है वो किसी और को दे दी जाती थी। सनसेट लॉ बोलते हैं इसको। तो जो भी जमींदार या तालुकदार जिस लैंड से डिस्पोजेस्ड हुआ, तो इनसे तो गुस्सा होता ही था नेचुरली, तो वो दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द 1857 रिवोल्ट। ठीक है, अब इंपैक्ट ऑफ रिवोल्ट की बात करते हैं कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आई मीन जो पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, सिपॉइज ने तो पार्टिसिपेट किया ही, और जो स्मॉलर लैंड होल्डर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उनको बोलते हैं ब्रेक वाटर ऑफ स्टॉर्म्स। ठीक है, तो बिग लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया और मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब इंपैक्ट देखते हैं। तालुकदार ऑफ अवध जॉइंड द रिवोल्ट एंड मासे आफ्टर ब्रिटिश एनेक्सेशन, डिस्पोजेस अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। जिन्होंने जो तालुकदार से जिन्होंने इसमें रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, उनको वहां से हटा दिया गया था अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में। ये कि जिनके भी लीगल हियर नहीं रहता तो उनको वो रीजन दे कंट्रोल्ड बाय या फिर अडॉप्टेड बाय या अपने ब्रिटिश
प्रोविंसेस में उसको इंक्लूड कर लिया जाता था। Peasant groups under the village guards, चौकीदार, formed local militias in Rohilkhand. In many areas, जमींदार वर ओवरथ्रोन एंड वीकेंड, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश वर मोर पावरफुल, गेटिंग टेम्पररी पावर वैक्यूम। पोस्ट रिवोल्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, जो तालुकदार उनके लॉयल रहे हैं उनको बड़े बड़े उनको लैंड होल्डिंग्स दे दी गई, लैंड ग्रांट्स दिए, टाइटल्स दिए, उनको लॉयल्टी का कैसर हिंद, है ना। इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन आफ्टर इन द रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज, फिर वो स्ट्रक्चर आ गया कि जो लैंड रेवेन्यू वाला है कि तहसीलदार, देन मजिस्ट्रेट एंड ऑल, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या, राइज ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस लाइक मलिनेंडर्स बाद तक आई, देन जब जमींदारी एबोलिशन हुआ तब जाके ये खत्म हुई। रूरल रिसेंटमेंट डिपेंड हमेशा रहा है, बाद में किसान सभा मूवमेंट में इनकी आवाज उठाई गई गांधी जी द्वारा, वेरियस अवध किसान मूवमेंट और जो किसान ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी वजह से, किसान सभा की वजह से, इंस्टीट्यूशनल कम्युनल डिवीजन एंड सर्विलेंस इन रूरल गवर्नेंस। कंक्लूजन है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 लेड टू द रीअलाइनमेंट ऑफ रूरल एलिट्स। रीअलाइनमेंट की पहले कौन थे, अब कौन एलिट्स बन गए, है ना। जो पहले आई मीन स्मॉल लैंड होल्डर्स जिनकी थी, वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी लैंड किसी बिग लैंड होल्डर्स को दे दी गई, लैंड लॉर्ड्स को दे दी गई। तो डायनेमिक्स पूरी चेंज हो गई। अब इनको ब्रिटिश का सपोर्ट प्राप्त था एंड द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीन डिस्कंटेंट आप बाद में स्टार्ट होता ही चला गया, क्योंकि नो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, और फेमाइंस ड्रॉट्स कंटिन्यूसली रहता था, तो जो एग्रीकल्चर था दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, how has the oral tradition in Uttar Pradesh contributed to the preservation of the folk culture and history? जो oral tradition है उत्तर प्रदेश का, कैसे folk culture को contribute किया वो उसको preserve करने का। देखिए बहुत important होता है, आप जो folk में जो गाने गाते हैं ये culture का बहुत बड़ा part है ना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपने रीजन्स में क्या क्या फोकलोर्स गाए जाते हैं, किसी के वीरता के गाने गाए जाते हैं, जैसे अला गाते हैं लोग, है ना। और जो रीजनल सॉन्ग्स है, और मे बी जो सॉन्ग्स दैट आर रिलेटेड टू द क्या बोलते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृष्णा भगवान के लिए गाते हैं ना अलग अलग। तो ये ओरल ट्रेडिशन किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होते होंगे, तो इस तरीके से जो फोक था उस कल्चर को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज रिच इन ओरल ट्रेडिशन, हैव प्लेड द फाउंडेशन रोल इन प्रिजर्विंग द फोक मेमोरीज, वैल्यूज एंड सोशियो पॉलिटिकल नैरेटिव्स। हाँ, सोशियो पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो आज भी औरतें जो गाना गाती हैं, ये फोक कल्चर ही है। वो कोशिश करती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को सिखाती हैं, इस तरीके से गाया जाता है। जो अलग म्यूजिक है वो अलग, उसके अलावा जो ढोल बजाए जाते हैं वो दे आर डिफरेंट। फेमस ओरल ट्रेडिशन मैंने आपकी अभी बात की, बीरा, कजरी, आला उदल की बात करी थी, ये वीर रस है। नौटंकी, फोक बैलेड्स, मार्शल सॉन्ग्स, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डीप हिस्टोरिकल रूट्स, जो हिस्टोरिकल बातों को प्रेजेंट करते होंगे गानों की भावना से। भजन, सोहार, चेती सॉन्ग्स ड्यूरिंग द लाइफ इवेंट्स ऑफ द बर्थ, मैरिज, जैसे मैंने अभी बताया अभी आपको, है ना। रिलीजियस एंड सीजनल रिदम्स या सीजनल रिदम्स, जैसे एक मैं आपको फिर भी एग्जांपल देना चाहता हूँ, पुरवैया, ये इतना फेमस है जो भोजपुर रीजन में, भोजपुर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो इसको आप कलेक्टिवली लीजिएगा तो मैं कि जो कई सॉन्ग्स है जो पुरवाई वाले, वो इवन बॉलीवुड मूवीज में भी यूज हो रहे हैं। कि एक गाना आपने सुना होगा नदिया के पार की, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जीवर ऐसे जैसे मनमा नाचे मोर, ऐसा। और दूसरा की टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई,
ठंडी पुरवाई। तो ये आप ये देखिए कि किस तरीके से ये कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ठंडी पुरवाई का इसका मतलब ये भी है कि जब वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आता है तो वो जब अपने साथ ठंडी हवा लेके आता है, उसके बाद में सर्दियां आती है, उसमें बारिश लेके आता है, तो उसको ठंडी वो पुरवाई है। किस्सा गोई एंड दस्ताना गोई, स्टोरी टेलिंग कैपिटलाइज द जो पुराने जो सेंट्स उनके बारे में, फोकलोर्स के हीरोज के बारे में बातें करना। कल्चरल फंक्शन क्या है? पास ऑन द हिस्ट्री एंड वैल्यूज। यस, कि यार ये एक तरीका है जो अपने हिस्ट्री को वहां से प्रोवाइड करने का, नीचे पहुंचाने का। आज भी देखो, जैसे मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मैंने जब वो गाना सुना था कि बुंदेलो के हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये प्रिजर्व हुआ और हम लोगों के अंदर बताया गया इस तरीके से फोकलोर्स के थ्रू गाते हुए, जैसे झांसी वाले ने। कैपिटलाइज द मेमोरी ऑफ रेजिस्टेंस 1857 हीरोज थ्रू परफॉर्मेंस लाइक झांसी की रानी। Often gendered, women's songs became vehicle for the customs and critique and emotions, ज्यादा अच्छे तरीके से जा रहे हैं। Preservation of identity, तो ये आप देखिए कि उस एरिया की जो लोकल डायलेक्ट्स है वो डेवलप होती है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। आज भी लोग जो लोकल उनकी लैंग्वेज है वो बोल नहीं पाते, क्योंकि सोसाइटीज चेंज हो रही है, तो आज बुंदेली लिंग्विस्टिक्स बनने जा रही है। प्रोवाइड मार्जिनलाइज्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, उनको प्लेटफॉर्म देती है, एक्सप्रेशन कर रही है। इंटरफेथ एंड सिक्रेटिक ट्रेडिशंस, क्योंकि बहुत सारे जो सॉन्ग्स है वो इंटरफेथ में ही है, तो ठीक है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से ये मूवीज में इनको किस तरीके से बताया जा रहा है। कई मूवीज है जो यूपी बेस्ड मूवीज होती हैं, तो उनमें ये जो उनकी लैंग्वेज को, उसको मतलब लैंग्वेज यूज की जाती है मूवीज में, आप देखिए, है ना, अवधी बोली जाती है, बुंदेलखंडी बोली जाती है ना, ब्रज भाषा बोली जाती है कि हमाओ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें। मॉडर्न रेलेवेंस इनकॉर्पोरेट स्कूल करिकुलम में भी जो प्री प्राइमरी स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल्स है, वहां पे कहीं ना कई बुक्स होती है लाइब्रेरीज में जिनमें ये सारी कहानियां हैं, फोकलोर्स है। रिवाइव थ्रू रेडियो, टीवी शोज, यूट्यूब चैनल्स, ये हमने बात की, है ना। तो वही oral tradition UP is not merely the cultural eminence but the dynamic tool of heritage and conservation and historical continuity and people history in the motions. Next question. Examine the role of Badoi and Mirzapur in sustaining the traditional carpet weaving industries. मिर्जापुर आपने तो देखा होगा, उसमें भी कारपेट इंडस्ट्रीज की बात आपको रिलेट करना। और देखो, जिसने मिर्जापुर देखा होगा उन्होंने देख लिया होगा कि अच्छा मिर्जापुर में कारपेट इंडस्ट्री वेरी फेमस है, कुछ स्पेसिफिक होता होगा, उसमें सिल्क यूज होता होगा, उसकी डाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वहां उसमें दिखाया है सीरीज में कि डाइंग होता हुआ, है ना, सुखाते हुए, लेदर यूज होता हुआ, है ना, अलग अलग वहां का मार्केट इधर चारों तरफ जाता हुआ, तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, बदोई के भी आपको कारपेट इंडस्ट्रीज के, वीविंग इंडस्ट्रीज का उसके बारे में जानना होगा। उस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंट्स निकालने होंगे कि किस तरीके से इन्होंने बदोही एंड मिर्जापुर ने ट्रेडिशनल कारपेट इंडस्ट्री अभी तक जिंदा रखा है, उसको सस्टेन कर रखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कारपेट देखो, वैसे तो शुरू से रहा, जैसे अपने दरी की बात होती है तो रही होगी, चटाई हमारे एंशिएंट टाइम में रही होगी, लेकिन कारपेट का कल्चर ना ये आया है क्या बोलते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस के मान सकते हैं आप, क्योंकि जो ईरान से, पर्शिया से आते थे तो उनको ये कारपेट ज्यादा सुहाता था, नीचे दस्तरखान बोलते हैं, ताकि बैठ के अच्छे से खाना खा सके, बैठ सके, तो वहां से आया। तो बदोई एंड मिर्जापुर लोकेटेड इन ईस्ट उत्तर प्रदेश फॉर्म द बैकबोन ऑफ द इंडियन नोटेड कारपेट इंडस्ट्री, ग्लोबली रिनोन्ड फॉर देयर क्राफ्ट्समैनशिप, इंप्लीमेंट जनरेशन एंड कल्चरल वैल्यू। ठीक है, अब हिस्टोरिकल लेगेसी देखो, मैंने बताया कि क्राफ्ट्स डेट्स बैक टू द मुगल पीरियड व्हेन द पर्शियन वीवर सेटल्ड इन द रीजन। जब इस रीजन में सेटल्ड हुए, उन्होंने इस चीज को यूज किया, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लगता था, कमरे की रौनक बनाते थे। एंड पैट्रोनेज टू फ्रॉम द लोकल नवाब्स, वहां से लिया, देन ब्रिटिशर्स में भी लिए, और इसको फिर दोनों में मिक्स कर दिया गया। फीचर्स ऑफ यहाँ के कारपेट की क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखो, एक तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो वूल का यूज होता है।
सिल्क कारपेट है, ठीक है, क्योंकि पर्शियन वहां पर सिल्क का यूज होना, इंडो तिब्बतन मस्क का यूज होना, मस्क के बालों का यूज होना, डिजाइन डिफरेंट होना, फ्लोरल से लेके अलग अलग डिजाइन, पेड़ पौधे का डिजाइन, टेक्निक्स लाइक डाइंग, कार्डिंग, है ना, डाइंग मतलब पेंट करना, अलग अलग तरीके का कलर करना, निटिंग करना, कार्डिंग करना, फिनिशिंग अलग अलग तरीके से, कॉटन कॉटेज बेस्ड सिस्टम है, डिजाइन ऑफन इनकॉर्पोरेट द मैथोलॉजिकल, अलग अलग फ्लोरल जो चीजें मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिकल साइंस फीचर्स मोटिव्स यूज किया। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, आप ये देखिए कि यहाँ के जो कारपेट्स हैं, अब एक कारपेट, जैसे मैं आपको अब जब एग्जांपल भी बताता हूं, एक कोटा दरीज होती है, कोटा में भी दरियां हैं, और तमिलनाडु की भी एक दरी है, वो भी फेमस है। सिमिलरली कश्मीर, कश्मीर की भी कारपेट फेमस है, और यहाँ पर मिर्जापुर और भदोही के भी कारपेट फेमस है। तो आप ये देखिए कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हुई। जैसे अभी कारपेट बन रहा है, एक कारपेट बनाने में कम से कम 5-7 आदमी लगेंगे, कोई बनाया होगा, कोई कलर कर रहा होगा, कोई उसकी मार्केटिंग कर रहा होगा, कोई उसको बेच रहा होगा, कोई इसका होलसेल का व्यापार कर रहा होगा, कोई उसका रिटेल का कर रहा होगा, कोई उसका एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो कितने लोगों को रोजगार दे रहा होगा, डेफिनेटली। और रिकॉग्निशन है, कोई इसमें इंप्रूवमेंट कर रहा होगा, उसके सॉफ्टनेस में बढ़ा रहा होगा, कोई उस वूल को अच्छा यूज कर रहा होगा, मतलब वैल्यू चेन हो रही है। बदोई हैज अर्न जीआई टैग ज्योग्राफिक कंडीशन कारपेट, कितना इंपॉर्टेंट, आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो अगर कभी भी जीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट बास्केट, हैंडीक्राफ्ट के बाद मैंने आपको बताया, कारपेट शिप टू यूएसए, इवन गल्फ कंट्रीज में। देखो हमने वहां से सीखा है, हम वापस उन्हीं को ही बेच रहे हैं। प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बताया पहले से, इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। यस, आई मीन देखो बात होती है यहाँ पर निटिंग की, है ना, डाइंग की, यहाँ पे वुमेन्स का रोल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चैलेंजेस फेस, देखो मशीन मेड कारपेट से ना ज्यादा आने लग गए, डिजाइन ज्यादा आने लग गई। अब क्या होता है कि पहले तो क्या होता था, निटिंग होता था, अब छप जाता है ऐसे, है ना। और दूसरा की जो टर्की, ईरान है, और अलग अलग गल्फ कंट्रीज है, वहां से और ज्यादा अच्छे क्वालिटीज के आने लग गए, कारपेट्स आने लग गए, डिजाइन पुरानी हो गई। इश्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर ये है बहुत ज्यादा, लो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, और जैसे प्रोटेक्शनिज्म हो गया, ट्रेड वॉर्स हो रही है, प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है, यूएस की पॉलिसीज हो रही है ना, तो इससे भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, लोकल खपत कम हो गई। आप एक्चुअली पहले हर किसी के घर में दरी कारपेट मिलता था, आज कारपेट का बिजनेस थोड़ा सा कम हो गया, लोग कम खरीदते हैं, ठीक है। और अब जैसे क्लाइमेट चेंज, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब इसको मैं ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा हूँ, समझिएगा बिल्कुल। कारपेट क्या होता है कि फर्श को गर्म रखता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो हो रहा, टेम्परेचर गर्म हो रहा है, अब इतनी सर्दी फील नहीं होती कि वो जो आंगन है वो इतना ठंडा रहे, तो कारपेट की जरूरत नहीं हो रही। नए घर, जो नए घर है अलग तरीके का, अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स अलग आ गए, तो इतनी ज्यादा गर्मी फील नहीं होती है, सॉरी इतनी ज्यादा ठंड फील नहीं होती है। तो वैसा ही है, डिपेंडेंस, ट्रेडिशनल नोम, डिजिटल इंटीग्रेशन की कमी होना, डिजाइन की कमी होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिजाइन की कमी होना। अब चैलेंजेस फेस हो गया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ओडीओपी स्कीम्स, जीआई टैग, तो ये बात हुई। स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, इसके अलावा क्या किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा एग्जीबिशंस लगाना चाहिए, इंडस्ट्रियल एकेडमिया लिंकेजेस, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। इससे और फिर बात हो गवर्नमेंट का सपोर्ट एमएसएमईज को, एसएचजीज वुमेन्स के बेस पे अगर दे देंगे, ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो ज्यादा बेहतर फायदा होगा, ये होना चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग अच्छे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई मीन एक दूसरा होता है कि रिवाइवल ऑफ द कल्चर, अगर लोग जानेंगे अपने कारपेट्स के बारे में, ज्यादा समझेंगे,
और चूंकि देखिए मिर्जापुर से बहुत लोगों को कारपेट का बारे में पता चला, तो कि मिर्जापुर में कारपेट भी फेमस है। तो इससे आप ये सोचिए कि कितना म्यूजिक और सिनेमा किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस तरीके से जो लोकल कल्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने में। तो इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि भदोही एंड मिर्जापुर रिप्रेजेंट द रूरल इंडस्ट्रियल रेजिलियंस, ब्लेंडिंग हेरिटेज एंड एंटरप्राइजेस, सस्टेनिंग द सेंचुरीज ओल्ड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, assess the contribution of Sufi khankas and dargahs in shaping the cultural fabric of urban उत्तर प्रदेश। ओके, मैं आपको बताता हूं कि जो सूफीज रहे हैं, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती एंड जो थे वो वहां से आए, यहाँ आके बैठे, देन दे एस्टेब्लिश देयर सूफी खानकाज, जहां पर वो धीरे धीरे वो जब उनकी डेथ हुई तो वो दरगाह बने, अलग अलग, ठीक है। तो खानकाज आप मान लीजिए कि मोनास्ट्रीज, चैत्याज हो गया, विहार टाइप का हो गया, है ना। तो सूफी खानकाज वर मोनास्ट्रीज एंड दरगाह श्राइन्स इन उत्तर प्रदेश हैव सर्व्ड द पावरफुल स्पेस फॉर स्पिरिचुअल इंक्लूसिविटी। ये आपको समझने की जरूरत है, स्पिरिचुअल इंक्लूसिविटी मतलब सब लोग मिक्स हो रहे हैं, इंक्लूसिवनेस इतनी है, हिंदू मुस्लिम। आज आपको मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा कि दरगाह में हर धर्म के लोग जाते हैं, क्योंकि वो इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी रिलीजन, सब लोग जाते हैं, क्योंकि बात वहां होती है कि टीचिंग्स, जो कितना जो टीचिंग्स है उनकी, वो इंपॉर्टेंट है। सोशल हार्मनी, अगर सब लोग जाएंगे तो सोशल हार्मनी होगा। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, म्यूजिक, शायरियां, है ना, लिटरेचर, ये सब चीजें वहां होती है दरगाह में। इन पे जो क्या बोलते हैं, जुम्मे की रात से पहले के साहब जो अलग अलग कवालियां सुनते हैं लोग, ठीक है। स्पिरिचुअल सोशल रोल देखो इनका, खानकाज का और दरगाह का, प्रोवाइडेड ओपन एक्सेस टू स्पिरिचुअल। आप किसी भी धर्म, जाति, समाज से हो, वहां आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, अपना समय बिता सकते हो। अब यहाँ पर आप फिर भी मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। आपने रॉकस्टार मूवी देखी होगी जिसमें रणबीर कपूर जो कुन फाया कुन गाना है वो कहाँ गाता है, वो दिल्ली की दरगाह, निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह, तो वो वहां पे गाते हैं। वो हिंदू थे, वहां जाके गा रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तो मतलब एक्सेप्टेंस आपको दिख रहा है ना, तो वो है। खानकाज वर द प्लेसेस ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड लंगर, फ्री मील्स, जिक्र, मेडिटेशन, काउंसलिंग, और खाना भी खाते थे वहां पर। एम्फसाइज इश्क, डिवाइन लव विद द गॉड, यहां पर डिवाइन लव है ना, तवक्कुल, फेथ, फना मतलब फना हो जाना, है ना, इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। की सेंटर से यूपी, अब जब हम की सेंटर से यूपी, अभी मैंने कुछ तो आपको वैसे बता दिए कि जो इंडिया के सेंटर, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको इंडिया में आता तो आप मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर वाली दरगाह बता दीजिए, है ना, आप दूसरी दरगाह बता दीजिए निजामुद्दीन औलिया साहब की। फिर आप यहाँ आ जाइए कि अमेठी में एक दरगाह है, तो अब दरगाह ऑफ हाजी वारिस अली शाह, बाराबंकी के पिलग्रिमेज सब लोग विजिट करते हैं। दरगाह ऑफ हजरत निजामुद्दीन डिसाइपल्स इन लखनऊ एंड अमेठी स्प्रेड द चिश्तीज कादिरीज ऑर्डर। ये ना चिश्तियां कादिरिया ऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए कि नक्शबंदी भी है, सुहरावर्दी भी है, फिरदौसी भी है, अरे बहुत सारे, कादिरिया हो गया, कलंदरिया भी हो गया, बहुत सारे ऑर्डर्स है, लगभग 12 ऑर्डर्स है। कल्चरल इम्पैक्ट्स, फोर्सेस सिंक्रेटिक फेस्टिवल्स, उर्स फेस्टिवल्स होते हैं जनरली मार्च के महीने, मार्च अप्रैल के महीने में उर्स होता है। इन्फ्लुएंस लैंग्वेज, उर्दू हिंदी ब्लेंड, जो हमने बताया कि हिंदावी, है ना, डॉम्स, मैरिज, आर्चेस, म्यूजिक, कवाली, अमीर खुसरो, भक्ति, सूफी इंटरफ्लो, अपने आपस में वो बताते रहते हैं, I mean, जो भी आइडियाज एक्सचेंज। दरगाह सर्वे पीस जॉनसन अदरवाइज कम्युनल फ्लैश पॉइंट्स, कॉन्ट्रीब्यूट गंगा जमुनी तहजीब को होने का वन ऑफ द, जब
इससे गंगा जमुनी तहजीब स्प्रेड हुई है, लोग समझे हैं। आज देख लो लखनऊ को, फतेहपुर वाराणसी में कि गंगा जमुनी तहजीब, लोग आपस में मिलकर कैसे रहते हैं। हेल्प अर्बन पुअर, जिनके खाने को नहीं वहां पे जाके रहते थे। कंक्लूजन, सूफी श्राइन्स रिमेन वाइटल फॉर यूपीज अर्बन रिलीजियस इकोलॉजी। ठीक है, ऑफरिंग मॉडल ऑफ टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस। आई वुड से कि वुड रादर द एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूटी एंड स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, कि लोगों का अपने अधिकार है कि किस कैसे भी कहीं भी अपने दे कैन आप खुद को किसी भी अ, कहीं भी अपने आप को देख सकते हैं, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी में बिलीव कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss how regional cinema and Bhojpuri music reflect the socio-political currents in ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। यस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल सिनेमा एंड भोजपुरी म्यूजिक सोशो पॉलिटिकल करंट्स इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। मैं आपको कई गानों के माध्यम से भी समझाऊंगा, और सिनेमा से तो मैंने आपको समझाता आया ही हूं, पहले भी समझाया मैंने, कई क्वेश्चन से मैंने सिनेमा से समझाया। अब मैं आपको गानों से इन सबसे समझाने की कोशिश करूंगा। रीजनल मीडिया इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, स्पेशली भोजपुरी सिनेमा एंड फोक म्यूजिक, offers a window of grassroots aspiration, identity struggles, and social commentary of one of the India's most complex subcultures। कि जो भी वहां की जो भी गतिविधियां हो रही होगी, जैसे वो पॉलिटिकल होगी, सोशल होगी, कल्चरल होगी, एग्रीकल्चरल होगी, इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, है ना, और पर्सनल इश्यूज होंगे, वो भोजपुरी म्यूजिक और रीजनल सिनेमा से वो बताया जाता है। अब यहाँ देखिए, इमरजेंस इन द पॉपुलैरिटी, भोजपुरी सिनेमा बिगेन्स इन 1960। आप देखिए ना, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मनोज तिवारी, ठीक है, सेकंड रवि किशन, निरहुआ, ये सब है। और भी देखा जाए तो पवन सिंह म्यूजिक, ये इतने सारे, ये सारे कलाकार हैं जो बताते हैं ना। भोजपुरी सिनेमा बिगन इन 1960s, इनिशियली रिफ्लेक्टिंग द रूरल स्टोरीज एंड माइग्रेंट लाइव्स। अब देखो रूरल स्टोरीज, वो कि पानी नहीं है, फसल ठीक नहीं हो रही, बाढ़ आ जाती है, माइग्रेंट लाइव्स पे भी हैं। अब आपने नाम सुना होगा मालिनी ठाकुर, तो अब माइग्रेंट्स पे उन्होंने गाना गाया था, मैंने एक गाना उनका सुना है कि सैया मोरे जाइए वाला, कि जौन शहरवा से सैया मोरे जाइए, पानी बरसे टिकस गल जाए रे। तो ये कि अगर उनका जो वो गारी है कि उनका बिरहा गाना एक तरीके से, कि उनका पति दूर गांव जा रहा है काम करने के लिए, वो चाहती है कि बारिश हो जाए और जो टिकट है वो गल जाए और वो यहीं रह जाए। किस तरीके से, कितना ब्यूटीफुली उन्होंने माइग्रेंट लाइव्स को गानों के थ्रू दिखाया। ये भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी म्यूजिक का कल्चर, आप ये इसको समझने की कोशिश कीजिए केवल। सो द बूम पोस्ट 2000, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स इन दिल्ली मुंबई, वहां जाते हैं, सुनते हैं ये गाना। और जिस तरीके से छठ पूजा जितना ज्यादा बढ़ रही है, लोग दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली में भी यमुना रिवर में भी छठ सेलिब्रेट करते हैं, तो दिख रहा है किस तरीके से कितना स्प्रेड हो रहा है। फिर सीडीज, एफएम रेडियोज एंड म्यूजिक वीडियोज, यूट्यूब वीडियोस, मैथिली ठाकुर, कई जो अलग अलग बड़े बड़े कलाकार हैं, तो वो सब इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल पॉलिटिकल थीम्स, मैंने आपको बताया कि माइग्रेशन किस तरीके से, पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताया कि किस तरीके, अर्बन एलिमिनेशन, वहां उनको समस्याएं होती हैं, वो कास्ट एंड क्लास एड्रेस, मार्जिनलाइजेशन, ऑनर पॉलिटिक्स, फ्यूडल लेगेसी, किस की लाला एक्सप्लॉइट करना, जेंडर मिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेट्रियार्कल ट्रूप्स, वाइल अदर्स प्रोमोट फीमेल एजेंसी की बात करते हैं, उनको हर उनके राइट्स की बात कर रहे हैं, है ना। कल्चरल आइडेंटिटी एसेंशन, अ पावरफुल मीडियम भोजपुरी प्राइड। अभी आप देखिए ना, कितने लोग आगे, कितने हीरोज बढ़ रहे हैं आगे, कितने और लोग सुन रहे इंडियन सिनेमा में, तो बॉलीवुड सिनेमा में बहुत ज्यादा। और कई आप देखिए, अच्छा मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स को आपको शो करना चाहता हूँ, किस तरीके से भोजपुरी
सिनेमा और ये जो रीजन है इस तरीके से कैसे फेमस हो गया। आपने पुष्पा मूवी देखी है? आई मीन पुष्पा 2 को रिलीजिंग ट्रेलर था वो बिहार में लॉन्च हुआ था। आप सोचे कि जो किस इतना नॉर्थन इंडिया स्पेशली यूपी बिहार का रीजन इतना फेमस है कि लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इनका कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज लाइक मनोज तिवारी, रवि किशन ट्रांजिशन सिनेमा टू नेशनल पॉलिटिक्स, ये मैंने आपको पहले बताया। सिनेमा एंड म्यूजिक ऑफन चैलेंज एलिटिस्टिक कल्चरल हेजेमनी, कि जो एलिटिस्ट कल्चर है उसको गानों के माध्यम से उनको बताया जाता है। और अब ये देखिए ना रोज की चीजें, मैंने नदिया के पार मूवी का आपको एग्जांपल दिया। क्रिटिसिज्म चैलेंज, यस देखो वल्गर कंटेंट आपको दिखेगा, लो प्रोडक्शन वैल्यूज, उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है ना। स्टीरियोटाइप्स है वुमन के बारे में, वुमन के बॉडी के बारे में, काला गोरे के बारे में, है ना, रंग के बारे में, और कुछ ज्यादा आई मीन बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव बात नहीं करना, कपड़ों के बारे में, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, क्रिटिकल स्पेसेस वुमन आर्टिस्ट को नहीं है, और जो जनरली एक्सप्लॉइटेशन वाली स्थिति में आपको दिख जाते हैं बहुत। और ये एक्चुअली क्या है कि एक ऑर्केस्ट्रा कल्चर में डेवलप हो रहा है ये, तो वो इट्स नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिफाइंग ऑफ वुमन होता है। तो ये चीज है। तो कंक्लूज है कि डेस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म, यस भोजपुरी मीडिया सर्व्स एज अ वॉइस ऑफ सबाल्टर्न। यार ये इंपॉर्टेंट बात है, वॉइस ऑफ सबाल्टर्न, कि जो लोकल पीपल है, जो पुअर पीपल है, जो पीजेंट्स हैं, है ना, उनके बारे में बातें होती हैं, उनके इश्यूज को उठाते हैं। सबाल्टर्न का मतलब यही होता है कि हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, है ना, रिफ्लेक्टिंग द कॉम्प्लेक्स रियलिटीज, एंजाइटी एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the role of regional dialects Avdi, Braj, Bhojpuri in shaping the literary tradition in उत्तर प्रदेश। जो अवधी, ब्रज और भोजपुरी है, तो लिटरेरी ट्रेडिशन को किस तरीके से शेप किया, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अवधी के फेमस कौन है, ब्रज के कौन है, भोजपुरी के कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपको पता होना चाहिए। और तुलसीदास जी। ब्रज कृष्णा भक्ति से रिलेटेड है मैक्सिमम, और फिर ये भोजपुरी गाने, बिरहा, है ना, चेती और अदर फोक सॉन्ग। तो अब जब उत्तर प्रदेश रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्लेड सेंट्रल रोल इन शेपिंग इंडियाज लिटरेरी ट्रेडिशन, रीजनल डायलेक्ट्स लाइक अवधी, ये भी किस बहुत ज्यादा लोकल कल्चर को बढ़ाते हैं, लिटरेरी सोर्सेज हुए हैं, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, कल्चर को बात बताते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बताते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं। अवधी ट्रेडिशन मैंने आपको बताया, तुलसीदास रामचरितमानस के हाईएस्ट लर्निंग बोल सकते हो आप। न्यूमरस फोक एपिक्स अलाउदल गाए जाते हैं, कजरी गाई जाती है, सोहार गाए जाते हैं अवधी ट्रेडिशन में। फॉर्म्स नौटंकी थिएटर, रामलीला ये भी होती है। अच्छा रामलीला सॉरी ब्रिज में यहाँ होते हैं रामलीला। ब्रज भाषा लिगेसी डोमिनेटेड बाय द कृष्ण भक्ति पोएट्री, सूरदास, रक्षण, मीराबाई, भक्ति मूवमेंट इन मुगल पीरियड इसको डेवलप होता है। थीम्स ऑफ लव, डिवोशन, डेडिकेशन, डिवाइन, इमेजिन इन्फ्लुएंस क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक को कंट्रीब्यूट करता है। कथक डांस में, भोजपुरी लिटरेचर, मीडिया, ओरल पोएट्री, चैती मैंने बताया आपको, माइग्रेशन, कास्ट के इश्यूज को, लैंग्वेज ऑफ पॉपुलर सिनेमा, है ना, लोगों के बारे में बताते हैं, माइग्रेंट नैरेटिव्स की उनके इश्यूज बताते हैं। रोल ऑफ नेशनलिज्म इन कल्चरल आइडेंटिटी, मैंने बताया था किस तरीके से मास अवेकनिंग की है गानों के माध्यम से, लिटरेरी के माध्यम से, है ना, और अपने मैसेजेस पहुंचाते थे। दे सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द एलिट संस्कृत हिंदी लिटरेचर एंड द कॉमन पीपल। देखो बीच में तो कोई होना चाहिए ना, लोकल के लिए तो होना चाहिए कि या हर किसी को हिंदी बोलनी नहीं आती, हर किसी को संस्कृत बोलनी नहीं आएगी,
तो बीच में ये अवधि, यही ब्रज। आज भी हमें आप देखो कि कई जो ब्रिज के लोग हैं उनकी हिंदी भी ऐसा लगती है कि जैसे वो ब्रिज बोल रहे हैं, कि मैं ना कर रो तू का कर रो है, ये चीजें। हेल्प इन रजिस्ट लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन, एक होमोजेनाइजेशन नहीं होता, अलग अलग अनसेलिब्रेट कल्चर प्लुरलिज्म, जो यूपी में कितना कल्चर आपको, ये यूपी इस तरीके से आप इसका मैप ऐसे देखते जाते हो, सॉरी ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। ये अलग कल्चर हो गया, हाँ ये अलग कल्चर है, ये अलग कल्चर है, ये पूरा अलग कल्चर है, ये पूरा अलग कल्चर है, किस तरीके से बहुत अलग है। Conclusion: these dialects from the living heart of UP's literary soul, shaping the emotional, devotional, and political narratives all across the century. कि ये जो लिटरेरी ट्रेडिशंस है किस तरीके से इमोशनल, डिवोशनल, पॉलिटिकल नैरेटिव्स इन सबको बयां करते हैं और एजुकेशन में भी फायदा करते हैं, कल्चरली कितना रिच होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी, समझनी होगी। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन होंगे। आपको कोई भी इश्यू हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, जब हम लोग सीधा ये मैं उसको टैग कर दूंगा टेलीग्राम चैनल को, और आप कमेंट्स में अपने इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर, वो पूछ सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं। और आज की क्लास यही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।